3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया जाता है। बदले में भारतीय वायुसेना भी जवाबी कार्यवाही करती है और इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग की शुरुआत होती है, जिसका अंत दुनिया के नक्शे पर एक नए देश यानी बांग्लादेश के जन्म के साथ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम बांग्लादेश का पूरा इतिहास समझने का प्रयास करेंगे और बांग्लादेश से रिलेटेड अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, जैसे 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला क्यों किया, कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश नामक एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश की आजादी में भारत की क्या भूमिका थी, वर्तमान समय में बांग्लादेश में क्या परिस्थितियां हैं और उनके क्या कारण हैं आदि। तो आइए एक एक कर इन सभी सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 1947 से होती है। ब्रिटिशर्स द्वारा भारत के 2 टुकड़े किए जाते हैं और अंग्रेजों की तुष्टीकरण की नीति के बदौलत धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर एक नया देश पाकिस्तान बनाया जाता है। मुस्लिम जनसंख्या की बहुलता के कारण पाकिस्तान को बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा और पूर्वी बंगाल प्राप्त होते हैं। पूर्वी बंगाल को ही बाद में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और 1971 के युद्ध के बाद से पूर्वी पाकिस्तान ही एक नए देश यानी बांग्लादेश के रूप में प्रसिद्ध होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तब उसके दोनों क्षेत्रों यानी आज के पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल के बीच करीब 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था और साथ ही इस नए देश में मेजोरिटी एथनिक ग्रुप बंगालीज का था, यानी पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जनसंख्या बंगालियों की थी जो ईस्ट बंगाल में रहते थे। देश की मेजोरिटी जनसंख्या बंगालियों की होने के बावजूद पाकिस्तान की पावरफुल पोजीशंस पर, चाहे वह मिलिट्री हो, ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिक्स हो, हर जगह वेस्टर्न पाकिस्तान और उसमें भी वे लोग जो पश्चिमी पंजाब से थे उनका कब्जा था। इस तरह की परिस्थिति में पूर्वी बंगाल के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। 1955 में ईस्ट बंगाल की रीनेमिंग कर उसे ईस्ट पाकिस्तान बना दिया जाता है, जिसे पूर्वी बंगाल के लोग अपने कल्चर पर एक बड़ा हमला मानते हैं। वैसे तो पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान था, मगर पाकिस्तान में 1947 से 1971 के बीच ऐसे कई फेजेस आते हैं जब वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार को मिलिट्री सत्ता से बेदखल कर पावर को अपने हाथों में कैप्चर कर लेती है। इस पूरे पावर स्ट्रगल में सबसे ज्यादा नुकसान ईस्ट बंगालियों का हो रहा था, क्योंकि ना तो उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, ना ही उनके विकास पर सरकार का कोई ध्यान था। पाकिस्तान के सरकारी बजट का लगभग 75% वेस्टर्न पाकिस्तान पर खर्च होता था। साथ ही बांग्लादेश से मिलने वाले रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी पश्चिमी पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर हो रहा था। 1970 के आसपास पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की तुलना में 61% ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा बंगालियों की संस्कृति पर भी हमला किया गया, उनके ऊपर जबरन उर्दू भाषा को इम्पोज किया गया। समय के साथ पाकिस्तान के दोनों क्षेत्रों में वेरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डिफरेंसेस लगातार बढ़ते जाते हैं। इसी बीच 1966 में मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर्स एक आंदोलन शुरू करते हैं, जिसे 6 पॉइंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य ईस्ट पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता हासिल करना था। वेस्ट पाकिस्तान या कहें उस समय की पाकिस्तानी सरकार, जिसके हेड जनरल अयूब खान थे, इस आंदोलन की सारी डिमांड्स को सेपरेटिस्ट बताकर रिजेक्ट कर देते हैं और 1968 में ईस्ट पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर जेल में डलवा देते हैं। उनके साथ ईस्ट पाकिस्तान के कुछ अन्य प्रमुख सिविल एंड मिलिट्री लीडर्स को भी पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। जनरल अयूब खान का कहना था कि ये लीडर्स भारत सरकार के साथ मिलकर एक अन्य देश बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं और इस षड्यंत्र को अगरतला कंस्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब और उनकी पार्टी अवामी लीग की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जाती है। ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली शेख मुजीब को अपना मसीहा मानने लगते हैं और उनके अरेस्ट होने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर आ जाते थे और ईस्ट पाकिस्तान में लगातार प्रोटेस्ट बढ़ने लगते हैं। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होते देख जनरल अयूब खान शेख मुजीबुर रहमान को फरवरी 1969 में जेल से रिलीज कर देते हैं और उनके ऊपर से अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस को विड्रॉ कर लेते हैं। पाकिस्तान में पिछले 10 वर्षों से जनरल अयूब खान के नेतृत्व में मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी वहां की सेना की तानाशाही चल रही थी। विभिन्न कारणों से जब पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो मजबूरन अयूब खान को 1969 में रिजाइन करना पड़ता है और उनकी जगह उनके उत्तराधिकारी जनरल याह्या खान पाकिस्तान की सत्ता संभालते हैं। जनरल याह्या खान सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने का वादा करते हैं और पाकिस्तान में 1970 में जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं। चुनाव के नतीजे सबको चौंका देते हैं, क्योंकि इन इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग चुनाव जीत जाती है और कुल 313 सीटों में से 167 सीटें अवामी लीग को प्राप्त होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये सारी सीटें इन्हें ईस्ट पाकिस्तान से मिली थी। वेस्ट पाकिस्तान से यह पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं होती है। 1970 के आम चुनाव के ये शॉकिंग रिजल्ट्स यह दर्शाते हैं कि पाकिस्तान में कितनी गहरी दरार आ चुकी थी और अब इसे टूटने से कोई नहीं बचा सकता था। एक ऐसी पार्टी पाकिस्तान में सरकार बनाने
आने वाली थी, जिसने वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती थी। यह बात वेस्टर्न पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को हजम नहीं होती है और वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में जनरल याहिया खान और अन्य लीडर्स के साथ मिलकर इस चुनाव के नतीजों को कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं। 1 मार्च 1971 को जनरल याहिया खान आम चुनाव के नतीजों को कैंसिल करने की घोषणा कर देते हैं। यह सब ड्रामा देख ईस्ट पाकिस्तान की जनता फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर देती है और इस बार ईस्ट पाकिस्तान से आजादी की डिमांड उठने लगती है। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का मानना था कि जब आपको हम लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, जनता के पॉपुलर मैंडेट को नहीं मानना है, तो साथ रहने का क्या फायदा, लेट्स गेट सेपरेटेड। और यहीं से बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर के लिए फाउंडेशन तैयार होती है। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब और उनके सपोर्टर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं और यहीं पर वे अपनी फेमस स्पीच भी डिलीवर करते हैं और बांग्लादेश की आज़ादी के नारे लगाते हैं। चूंकि ईस्ट पाकिस्तान में भी कुछ लोग थे जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, इनमें और बंगालियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी बीच अंततः हिंसा भड़क उठती है। पाकिस्तानी आर्मी के लिए हस्तक्षेप करने का एक अच्छा अवसर होता है और वह ऐसा ही करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी कुछ प्रो वेस्ट पाकिस्तानी को अपने ऑपरेशन के लिए रिक्रूट करती है। इनमें सबसे प्रमुख थे जमाते इस्लामी नामक पार्टी के सदस्य। इसी बीच 10 से 13 मार्च के बीच पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी एयरलाइंस को कैंसिल कर दिया जाता है और वे सारी फ्लाइट ढाका की ओर फ्लाई करने के लिए निर्देशित की जाती है। इन फ्लाइट्स के थ्रू सिविलियंस के भेस में पाकिस्तानी सोल्जर्स को ईस्ट पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उधर ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कर एक बंगाली नेशनलिस्ट आर्मी का गठन करते हैं, जिसे मुक्ति वाहिनी या फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। मुक्ति वाहिनी के जवाब में वेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स द्वारा शांति वाहिनी नामक दल का गठन किया जाता है, मगर यह संगठन सारे काम अपने नाम के विपरीत ही करता है। शांति वाहिनी के द्वारा कई वॉर क्राइम्स किए जाते हैं। उन्होंने हजारों सिविलियंस को मारा, औरतों और बच्चों पर अत्याचार किया। उनका मुख्य टारगेट वे बंगाली इंडिविजुअल्स होते हैं जो आजादी की मांग करते थे। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी एक खतरनाक ऑपरेशन को शुरू करती है। ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से कुख्यात यह अभियान एक तरह का जेनोसाइड प्लान था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश की आजादी की मांग करने वाले लोगों को ढूंढ कर मारना था। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी द्वारा एक हफ्ते के अंदर लगभग 30,000 से भी ज्यादा बंगालियों को मारा जाता है। 25 मार्च 1971 की रात को ढाका में पाकिस्तानी आर्मी और शांति वाहिनी के हजारों लोग सड़कों पर उतरकर बंगालियों का कत्लेआम करते हैं। इसी बीच शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर देते हैं और कहते हैं, आज से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब से हम आजाद हैं, अब हम बांग्लादेश हैं। शेख मुजीब द्वारा यह घोषणा रेडियो के माध्यम से प्रसारित की जाती है और इसीलिए 25 मार्च को प्रतिवर्ष बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। घोषणा के बाद शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। 27 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी के प्रमुख शेख जियाउर रहमान इस डिक्लेरेशन को आम जनता के सामने पढ़ते हैं और यह घोषणा करते हैं कि बांग्लादेश अब एक आजाद मुल्क है। चारों तरफ दंगे शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी द्वारा हजारों लोगों को मार दिया जाता है। ढाका शहर से पलायन शुरू होता है। लाखों लोग भारत की तरफ पलायन शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया से ढाका के कनेक्शंस ऑलमोस्ट कट कर दिए जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव भारत पर भी पड़ता है और 10 मिलियन से भी ज्यादा रेफ्यूजीज बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति भी उस समय कुछ खास नहीं थी। एक साथ इतने लोगों का प्रवेश भारत के लिए वायबल नहीं था। उस समय की हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को वॉर में इंटरवीन करने के लिए प्लान बनाने को कहती हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर यदि आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो विकी कौशल की सैम बहादुर एक अच्छा विकल्प हो सकती है। जनरल सैम मानेकशॉ युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं और इसकी शुरुआत में मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने से करते हैं। भारत ने ऑपरेशन जारी रखता है। मुक्ति वाहिनी के सैनिक गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करते हैं और लगातार उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। मार्च 1971 से शुरू यह लड़ाई दिसंबर 1971 तक पहुंच जाती है। अभी तक भारतीय सेना डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होती। पाकिस्तानी आर्मी को संशय था कि इंडियन आर्मी कभी भी इंटरवीन कर बांग्लादेश को आजादी के लिए सपोर्ट कर सकती है और इसी बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया जाता है। जवाब में भारतीय सेना मैदान में उतरती है और पाकिस्तानी आर्मी को बुरी तरह परास्त कर देती है। 6 दिसंबर को भूटान दुनिया का पहला देश बनता है जो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता है। इसी दिन भारत भी बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देता है और बाद में 1974 में यूनाइटेड नेशन भी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में स्वीकार
कर लेता है। फिर 16 दिसंबर को वो ऐतिहासिक तारीख आती है जब इंडियन आर्मी चारों तरफ से ढाका को घेर लेती है। पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी समझदारी दिखाते हुए बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं और हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया जाता है। भारतीय सेना और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के सामने पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सैनिक सरेंडर करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर होता है। अगले साल 2 जुलाई 1972 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रमुख जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। बदले में भारत पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में भारत में थे उन्हें रिलीज करने पर राजी हो जाता है। शिमला एग्रीमेंट के तहत शेख मुजीबुर रहमान को भी जेल से रिलीज कर दिया जाता है और इस तरह से बांग्लादेश का जन्म होता है। 1973 में बांग्लादेश में आम चुनाव होते हैं जिसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है और वे बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। यह पूरी कहानी बांग्लादेश के इतिहास से संबंधित थी जिसमें हमने बांग्लादेश के जन्म होने तक की बातों पर विस्तार से चर्चा की। अब इस वीडियो के अगले हिस्से में हम उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बांग्लादेश की करंट सिचुएशन से रिलेटेड है। बांग्लादेश की करंट सिचुएशन के लिए काफी हद तक वहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम जिम्मेदार है, जिसके खिलाफ वहाँ अलग अलग समय पर कई वायलेंट प्रोटेस्ट होते रहे हैं और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट वहाँ पिछले महीने यानी जुलाई 2024 में भी शुरू हुआ था जिसमें कई स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। आइए अब बांग्लादेश के कोटा सिस्टम को समझते हैं। दरअसल बांग्लादेश के सरकारी पदों पर 56% आरक्षण था। को यदि हम ब्रेक डाउन करें तो इसके तहत बांग्लादेश में 30% सीट्स बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव के लिए आरक्षित थी, 10% महिलाओं के लिए, 10% अंडर डेवलप्ड जिलों के लोगों के लिए, 5% बांग्लादेश की इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए और 1% पीपल विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित थी। इस तरह के लगातार होते वायलेंट प्रोटेस्ट के चलते 2018 में बांग्लादेश से पूरा 56% आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब आरक्षण पहले ही समाप्त हो चुका था तो फिर ये हिंसक प्रोटेस्ट सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से जून 2024 में बांग्लादेश के एक कोर्ट का फैसला आता है जिसमें वो 2018 के पहले चलने वाले कोटा सिस्टम को फिर से लागू करने के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। और जैसे ही यह फैसला आता है बांग्लादेश के युवक 6 साल बाद फिर से आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर आ जाते हैं और बांग्लादेश फिर से वायलेंट प्रोटेस्ट की आग में जलने लगता है। प्रोटेस्टर किसी भी कीमत पर पुराने कोटा सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि 56% कोटा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाँ 26% कोटा रखा जा सकता है। प्रोटेस्टर्स का मानना था कि 1971 की वॉर के बाद अब काफी समय हो चुका है, बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स को ऑलरेडी बहुत फायदा मिल चुका है, देश में वैसे ही जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है, फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स की जनसंख्या के प्रोपोर्शन में उनके लिए आरक्षण बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे हटाना चाहिए। प्रोटेस्ट को लगातार बढ़ता देख बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है और पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को हटाकर मेरिट बेस्ड सिस्टम को लागू कर देती है। अब वहाँ पर पूरी तरीके से आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी उनका कोई रोल नहीं था। कोटा सिस्टम को रीइंस्टेट कोर्ट ने किया था और अब तो उसे हटा भी दिया गया था, मगर फिर भी प्रोटेस्ट नहीं रुक रहे थे और अब प्रोटेस्टर्स की मांग शेख हसीना को उनके पद से हटाने की थी। कई जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे किसी फॉरेन पावर का हाथ था। कुछ लोग तो इसे यूएसए का किया धरा मानते हैं क्योंकि शेख हसीना ने यूएसए को बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाने के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वर्ष जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजों के बाद भी चुनाव में धांधली के नाम पर हुए प्रोटेस्ट में भी किसी फॉरेन पावर का हाथ था। इसी घटनाक्रम के तहत लगातार बढ़ते प्रोटेस्ट के बीच 5 अगस्त को अचानक से एक खबर आती है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। वहां की सरकार को डिसॉल्व कर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। आर्मी द्वारा शेख हसीना को लिटरली 45 मिनट्स का समय दिया जाता है। उन्हें रिजाइन कर तुरंत देश से बाहर निकलने को कहा जाता है। शेख हसीना दबाव में आकर अपना पद छोड़ देती है और बांग्लादेश से निकल जाती है और इंडिया आ जाती है। आगे का तो पता नहीं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारा एक और पड़ोसी मिलिट्री कू का शिकार हो चुका है और बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान करंटली बांग्लादेश के इंचार्ज और वहां के मोस्ट पावरफुल पर्सन है। वीडियो में आप कुछ शॉकिंग विजुअल देख रहे होंगे जिनमें बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन्हीं के पुतले को तोड़ा जा रहा है। प्रोटेस्टर्स पीएम के रेजिडेंस में घुस गए थे। अगर शेख हसीना यहाँ से नहीं भागती तो लिटरली ये लोग उनकी जान भी ले सकते थे। ये सब देखकर एक सवाल उठता है कि क्या यह जेन्युइन प्रोटेस्ट था या किसी फॉरेन पावर ने
इस पूरे प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। इस पूरे सिनेरियो में इंडिया के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक एक कर यदि हम हमारे पड़ोसियों को देखें तो लगता है हम एक बहुत ही अस्थिर नेबरहुड में फंस चुके हैं। बांग्लादेश की ऐसी हालत के पहले म्यांमार में ऑलरेडी मिलिट्री का शासन चल रहा है। पाकिस्तान पहले से हमारा दुश्मन और एक डीप स्टेट है, जहां पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों में शक्तियां ना के बराबर है। नेपाल की करंट रेजिम चाइना की समर्थक और एंटी इंडिया है। श्रीलंका फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और वहां भी क्राइसिस की सिचुएशन है। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन के पिछलग्गू है और भारत का खुलकर विरोध करते हैं। और अब बांग्लादेश से एक ऐसी सरकार का सत्ता से चले जाना जो भारत का खुलकर समर्थन करती थी, हमारे लिए एक बड़ा सिरदर्द है। भारत के लिए अगली चुनौती रेफ्यूजी क्राइसिस की हो सकती है। बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख आबादी हिंदुओं की है। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी पर खुलकर वायलेंस हो रहा है। उनको मारा जा रहा है, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं और बच्चों व महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा है। बांग्लादेश की करंट सिचुएशन लगभग वैसी ही हो चुकी है जैसी 1971 के युद्ध के बाद की थी। बस इसमें फर्क इतना है कि उस समय उन पर अत्याचार हो रहा था और अब वो खुद हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में बांग्लादेशी हिंदुओं का भारत में पलायन बढ़ सकता है, जो भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज होगा। अगली समस्या आतंकवाद की हो सकती है। 2009 के पहले जब बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पावर में नहीं थी, तब बांग्लादेश से बड़ी संख्या में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन भारत में आकर आतंकी हमले करते थे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को चिंता है कि फिर से वैसी ही घटनाएं शुरू ना हो जाए। आने वाले समय में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए यह भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी की वजह से भारत के लिए अगला चैलेंज नॉर्थ ईस्ट राज्यों की पीस और सिक्योरिटी का है। हमारे मणिपुर में वैसे ही कई महीनों से परिस्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश का यह क्राइसिस बहुत चिंताजनक है और नॉर्थ ईस्ट की शांति को चैलेंज कर सकता है। बांग्लादेश की करंट रेजिम कहीं चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चैलेंज करना ना शुरू कर दे, यह भी एक बड़ी चिंता है। आपके हिसाब से हमारे देश के सामने और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो बांग्लादेश क्राइसिस के कारण हमें परेशान कर सकते हैं, और साथ ही हमारी सरकार को इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? लिखिएगा अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आप इस विषय में क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।